यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। रेडी। तय समय से पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित संसद के अंतिम दिन राज्यसभा में सपा सांसद जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच जो तीखी तकरार हुई वह यही बताती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संबंध कितने अधिक कटुतापूर्ण हो गए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कटु संबंध केवल राज्यसभा में ही नहीं बल्कि लोकसभा में भी देखने को मिल रहे हैं। गत दिवस जया बच्चन सभापति जगदीप धनखड़ से इसलिए नाराज हो गईं क्योंकि उन्हें उनका लहजा पसंद नहीं आया। उन्होंने उनके लहजे पर आपत्ति जताई तो सभापति ने भी उन्हें मर्यादा में रहने का पाठ पढ़ा दिया। इससे वह आपे से बाहर हो गईं। संसद के भीतर और बाहर उनकी तुनक मिजाजी नई नहीं है। वह कभी अपने आधिकारिक नाम जया अमिताभ बच्चन कहे जाने से चिढ़ जाती हैं और कभी इस पर गर्व करने लगती हैं। इस पर हैरानी नहीं कि विपक्ष ने जया बच्चन का साथ देना बेहतर समझा। उसने न केवल सदन का बहिष्कार कर दिया बल्कि सभापति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने पर भी विचार करने लगा। इसके जवाब में नेता सदन जेपी नड्डा विपक्ष के आचरण के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ले आए। फिलहाल कहना कठिन है कि विपक्ष सभापति को हटाने को लेकर कितना गंभीर है और इस मामले में वह कहां तक जाएगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के रिश्तों में और अधिक कड़वाहट घुल सकती है। यह कड़वाहट पहले भी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद वह और अधिक बढ़ गई है। इसका असर संसद के कामकाज पर भी पड़ रहा है। अब संसद में ऐसे सदस्यों की संख्या बढ़ती दिख रही है जो हंगामा करने की कोशिश में रहते हैं और संसद के नियम कानूनों और पीठासीन अधिकारी के आदेश निर्देश की कहीं कोई परवाह नहीं करते। संसद में अब किसी भी विषय पर कठिनाई से ही कोई सार्थक बहस होती है। अधिकांश समय पक्ष विपक्ष के सदस्य आपस में उलझे रहते हैं। किसी विषय पर धीर गंभीर चर्चा करने के बजाय वे छींटाकशी करने, मिथ्या आरोप लगाने और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में रहते हैं। अब तो संसद में अपनी बात कहने के स्थान पर नारेबाजी करने पर अधिक जोर दिया जाने लगा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यह सब
इस कारण अधिक होता है क्योंकि संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होता है। चूँकि संसद में सार्थक चर्चा करने और कराने की कोई ठोस पहल नहीं होती, इसलिए वहाँ हंगामा और शोर शराबा ही अधिक होता है। यदि संसद में लोक महत्व के विषयों पर गंभीर चर्चा नहीं होगी तो जनता से यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वह उसे अपनी आकांक्षाओं का मंच और लोकतंत्र का मंदिर माने। यह भी तय है कि यदि संसद में सार्थक चर्चा नहीं होगी तो उसका असर विधेयकों की गुणवत्ता पर भी पड़ेगा। समाप्त। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से जनसत्ता समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। रेडी। आखिरकार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत दे दी। हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी जोड़ी हैं, पर अदालतों को एक बार फिर नसीहत दी है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद किसी की जमानत सज़ा के तौर पर नहीं टाली जानी चाहिए। हालांकि यह बात सर्वोच्च न्यायालय पहले भी कई बार कह चुका है, मगर निचली अदालतें इसे गंभीरता से लेती नज़र नहीं आती। मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में पहले प्रवर्तन निदेशालय और फिर सीबीआई ने जेल में बंद कराया था। सिसोदिया निचली अदालत से उच्च न्यायालय के बीच अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते और जमानत की अपील करते रहे, मगर किन्हीं तकनीकी कारणों से उन्हें सलाखों के पीछे ही रहने पर मजबूर होना पड़ा। करीब 17 महीने उन्होंने जेल में बिताए। जाहिर है उनकी जमानत से आम आदमी पार्टी में उत्साह का माहौल है, मगर यह सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि जब एक निर्वाचित सरकार के जिम्मेदार पद का निर्वाह कर रहे व्यक्ति को इतने लंबे समय तक जेल में रहने पर मजबूर होना पड़ता है, तो सामान्य नागरिक के बारे में क्या उम्मीद की जा सकती है। ये सवाल बेवजह नहीं उठ रहे हैं कि आखिर सिसोदिया के 17 महीनों का हिसाब कौन देगा। पैरा। सिसोदिया अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जिन्हें इस तरह खींचों के पीछे लंबा वक्त गुजारना पड़ा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी जेल में रह चुके हैं। सत्येंद्र जैन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी तक जमानत की आस लगाए हुए हैं। इस मामले में जांच एजेंसियों के कामकाज पर
गहरे सवाल उठे हैं। दिल्ली आबकारी मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सेना की जमीन खरीद घोटाले के आरोप में हेमंत सोरेन को जांच एजेंसियों ने बिना पुख्ता आधार और दोष सिद्धि के लंबे समय तक जेल में डाले रखा। इसमें निचली अदालतों ने भी गंभीरता से विचार नहीं किया कि इस तरह जिम्मेदार पदों का निर्वाह करने वालों को जेलों में डालने से आखिरकार सार्वजनिक महत्व के कामकाज बाधित होते हैं। किसी को जमानत देने का यह अर्थ कतई नहीं होता कि उसे दोषमुक्त कर दिया गया। उसके खिलाफ लगे आरोपों की जांच तो चलती रह सकती है और दोष सिद्धि पर उसे सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। इस तरह केवल आरोप और आशंका के आधार पर लोगों को लंबे समय तक जेलों में बंद रखना एक तरह से नाहक सज़ा देने के बराबर ही माना जाता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की नसीहत पर गंभीरता से पालन की अपेक्षा की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकंजा कसने के नाम पर जिस तरह अंधाधुंध छापे मारे और गिरफ्तारियां की, उसे लेकर उन पर आरोप लगते रहे हैं कि वे सत्ता पक्ष के इशारे पर उसकी राजनीतिक मंशा के अनुरूप काम करती हैं। वे जानबूझकर तकनीकी अड़चनें पैदा कर अदालत को जमानत देने से रोकने का प्रयास करती देखी जाती हैं। भ्रष्टाचार और धन शोधन पर अंकुश लगाना निसंदेह बड़ी चुनौती है। इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई से शायद ही कोई इनकार करे, मगर इसके लिए बने कानूनों का सार्वजनिक हथियार के रूप में इस्तेमाल होगा तो असल मकसद हाशिए पर ही बना रहेगा। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की नसीहत पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। समाप्त।